हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो लाइंस का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक टर्म्स एंड इसका डेफिनेशंस, ठीक है। तो लाइंस क्या होता है, रे क्या होता है, इन सब चीज के बारे में एक बार शॉर्ट में हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, है ना। ये जो ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक है वो क्या है, सबसे जो स्टार्टिंग जो टॉपिक है या कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट है ना। तो पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कि कोई कंपोनेंट नहीं होता। इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो विड्थ, कुछ नहीं। ठीक, क्या है? सिर्फ क्या है इसका, सिर्फ और सिर्फ इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद है सेकंड लाइन। व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन वी गेट अ लाइन। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफिनिटली, है ना। लाइन क्या है कि जब हम लोग दो डॉट को एक साथ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, सपोज एक डॉट ये है, एक डॉट और, ऐसे करते हुए बहुत सारा डॉट अगर आपस में हम एक या एक से अधिक डॉट, मतलब सॉरी एक नहीं, एक से अधिक डॉट, है ना, कम से कम दो डॉट को अगर हम आपस में ज्वाइन कराते हैं तो वो क्या बनाता है? बहुत सारे ऐसे डॉट्स को ज्वाइन कराने के बाद वो एक लाइन बनाता है। और लाइन का क्या है, या फिर ऐसा कर सकते हैं एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, अगर इन दोनों को अगर ज्वाइन कराते हैं तो क्या बनाएगा? ये एक लाइन बनाएगा। और लाइन का क्या होता है? लाइन का कोई भी जो है माना जाता है लाइन का कोई थिकनेस नहीं होता, है ना। इसका कोई विड्थ नहीं होता, इसका कोई थिकनेस नहीं होता। और एक लाइन को हम दोनों साइड से चाहे जितना एक्सटेंड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड भी जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं और राइट साइड भी जितना चाहे उतना एक्सटेंड हम लोग इसको करा सकते हैं। तो ये होता है लाइन। अब इसके बाद है आपका लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन के बारे में क्यों नहीं बोले कि दो डॉट्स के बीच में ही बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वही लाइन है? नहीं, दो डॉट्स के बीच में बना हुआ स्ट्रक्चर तो लाइन है ना। दो डॉट्स को अगर ज्वाइन कराते हैं तो वो लाइन कंस्ट्रक्ट करेगा, लेकिन लाइन का क्या है कि वो उसको और जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो होता है एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता। कोई भी एंड पॉइंट, दोनों साइड उसका एंड पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता। इट हैज, में आप लोग कह सकते हैं इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इसमें सॉरी, इसमें लिखा भी हुआ है लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। अब लाइन सेगमेंट, तो भाई एंड पॉइंट किसका होता है? लाइन का तो एंड पॉइंट्स होता नहीं है, फिर हम लोग तो कॉपी पे ड्रॉ करते हैं लाइन ना। नहीं, हम लोग दरअसल कॉपी पे कभी लाइन ड्रॉ नहीं करते, है ना। हम लोग को जब भी ड्रॉ करना होता है एक लिमिट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो जिसका के एंड पॉइंट फिक्स हो, दोनों ही एंड पॉइंट फिक्स हो, वो लाइन नहीं, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। ये क्या है? ये भी एक पार्ट है। किसका पार्ट है? तो ये भी एक पार्ट है, लाइन का ही पार्ट है लाइन सेगमेंट। और जिसका कि दोनों एंड पॉइंट क्या होता है? ये फिक्स होता है। यानी कि 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 सेंटीमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर का लाइन है 4.2 बना देंगे तो वो गलत माना जाएगा। 4.5 अगर बना देंगे तो भी वो गलत माना जाएगा। इसके बाद आ जाता है रे। अब देखिए, एक आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जिसका कि कोई एंड पॉइंट था नहीं, है ना। ऐसे ड्रॉ किया जिसका कि जिसको कि अभी इधर भी जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं और जितना चाहे इधर उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों ही साइड जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। तो इसको हम लोग एरो से इंडिकेट कर देते हैं। दैट मीन्स एरो लगाने का मतलब कि इधर अभी और अभी जाएगा जितना चाहे, और इधर भी एरो लगाने का मतलब इधर भी जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट में क्या किए कि दो डॉट के बीच ही हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो दो डॉट के बीच में जब एक लाइन ड्रॉ किया जाता है तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इसके आगे ना एरो लगा है ना ही इसके आगे एरो लगा है, दोनों में से किसी भी एंड पे एरो नहीं लगने का मतलब क्या है? इट हैज फिक्स्ड लेंथ, है ना। इट हैज इट्स बोथ बोथ पॉइंट्स, मतलब कह सकते हैं इट हैज फिक्स्ड एंड पॉइंट्स एंड क्या है? इट हैज फिक्स्ड टू एंड पॉइंट्स। अब है रे। रे में क्या है?
कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से कोई लाइन चलना स्टार्ट करे और आगे उसका एंडिंग ना हो, ठीक है, एक एंड पॉइंट तो है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, वो सिर्फ एक साइड ही। आप सोच रहे होंगे ना कि भाई इसमें तो दोनों साइड जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें एक्सटेंड ही नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसा भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है जिसका कि एक साइड तो फिक्स हो जाए लेकिन दूसरा साइड अनलिमिटेड हो, इनफाइनाइट हो, है ना, जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग रे, को बोलते हैं रे। तो देखिए रे, रे क्या है, रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, है ना, ये क्या है, ये लाइन का ही एक पार्ट है जिसका कि एक एंड पॉइंट होता है एंड हैज नो एंड ऑन अदर साइड, मतलब एक साइड तो एंड पॉइंट होता है, दूसरा साइड कोई एंड नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रे। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिगर में दिया हुआ है पॉइंट क्या होता है, तब पॉइंट का डायमेंशन 0 होता है, इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता। ग्राफिक्स में इसको कैसे दिखाया जाता है, तो सिर्फ एक डॉट के थ्रू इसको दिखाया जाता है, और सिंबल क्या होता है, पॉइंट, एक डॉट ऐसे डाल दिए कहीं भी, और डॉट डालने के बाद उसको ए बी या पी किसी नाम से उसको इंडिकेट कर दिया जाता है। उसके बाद है आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट ये जो टर्म है इसको इसका डायमेंशन क्या है, तो इसका डायमेंशन है 1। ग्राफिक्स क्या है, इसको इस तरीके से लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, मतलब इसका दोनों जो एंड पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। और इसको लिखते कैसे है, तो ए बी के ऊपर सिर्फ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, दैट मीन्स ए बी एक लाइन सेगमेंट है। उसके बाद है रे, रे का क्या होता है डायमेंशन, इसका डायमेंशन 1 होता है, ये 1 डायमेंशनली स्ट्रक्चर होता है, और इसका क्या, एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा एंड पॉइंट अनलिमिटेड है ना, ये आगे जहां मन वहां तक एक्सटेंड इसको कर सकते हैं। और ए बी के ऊपर एक एरो का सिंबल लगा दिए, तो ये हो गया रे। लाइन क्या है, तो लाइन का भी 1 डायमेंशनल फिगर है, और इसका क्या है, इसका इस तरीके से अभी मैंने बताया, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और दोनों साइड उसका एरो रहेगा, दैट मीन्स ए बी क्या है, यहाँ पे नाम दे दिया गया ए और बी। तो ए बी क्या है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ए बी के ऊपर दोनों साइड का एरो का निशान, मतलब दैट मीन्स ये लाइन का हो गया। इसके बाद है कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, तो देखिए कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कॉलिनियर पॉइंट्स। सेम ऑन लाई ऑन द सेम लाइन, दैट मीन्स अगर एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर अगर 2 से ज्यादा डॉट हो जाए, है ना, एक नहीं दो नहीं, मतलब 2 से ज्यादा अगर उस पर अगर कोई पॉइंट आ जाए, जैसे ए बी सी, इसमें और रहता है डी ई एफ, मतलब 5-6 पॉइंट फिर रहता है, तभी उसको क्या बोलते हैं, ये सारे पॉइंट जो है क्या है, आपस में कॉलिनियर है। और नॉन कॉलिनियर क्या होता है, एंड द पॉइंट्स दैट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कॉलिनियर, मतलब सेम लाइन के ऊपर पॉइंट्स ना हो, इधर उधर मतलब हो। जैसे सपोज अगर इस तरीके से अगर इसको कहें, तो अगर हम लोग इस तरीके से भी अगर हम लोग कहें कि सपोज एक लाइन है ऐसे, और एक पॉइंट जो इस पे है, पे जो एक पॉइंट है वो यहाँ है, और एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ है, तो भी ये क्या होगा, ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इसको बोला जाएगा, है ना, एक ही लाइन पे नहीं है, तो एक ही लाइन पे होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स। इधर उधर हुआ तो उसको नॉन कॉलिनियर बोलेंगे। अब इसके बाद है एंगल्स। एंगल्स क्या है, व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स देन दे फॉर्म एन एंगल। अगर कोई क्या है, सेम पॉइंट से अगर रे दो दिशाओं में, अगर सपोज हमारे पास 2 टॉर्च है और हम 2 साइड्स ऐसे करके दोनों अलग अलग साइड्स में अगर हम उसको जलाते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग साइड्स पे जलाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक एंगल का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि एक ही पॉइंट से, मेरे ही हाथ से, और 2 साइड्स में चल रहा है, पॉइंट तो एक ही है, हम है सेंटर में, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है और 2 अलग अलग दिशाओं में टॉर्च को जला रहे हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि वो एक एंगल का निर्माण कर रहा है। तो देखिए द टू रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो 2 साइड जो ऐसे जो लाइट जो जा रही है वो क्या होगा, उसका आर्म हो जाएगा या वर्टेक्स बोल सकते हैं, और जो बीच का जो, और जो और जो एंड पॉइंट है जहां पे हम खड़े हैं उसको वर्टेक्स बोलेंगे, है ना, दोनों साइड जो लाइट जा रही है उसको आर्म्स बोलेंगे, और जो बीच में जहां से स्टार्ट हो रहा है वो रे निकलना उसको बोलेंगे वर्टेक्स। आइए इसको भी देखते हैं किस तरीके से है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है तो समझिए।
क्या है कि तो जैसे इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि ये सेम पॉइंट है, यहाँ से एक रे निकल रहा है इधर की ओर और एक रे इधर की ओर, दैट मीन्स सेम वर्टेक्स बट टू डिफरेंट साइड्स रे, है ना, दो अलग दिशाओं में इसका रे निकल रहा है। तो ये हो गया आपका ये एंगल्स। अब इसको हम लोग ये फिगर के माध्यम से थोड़ा देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से एंगल होते हैं? तो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले तो 0 डिग्री एक एंगल होता है, या उसी को बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल भी या 0 डिग्री भी। तो उसको छोड़ के आगे देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एन एंगल विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो कि क्या हो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। दैट मीन्स ये 0 से लेकर के ये 0 डिग्री का हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री हो सकता है ना, 47 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सॉरी ये 0 नहीं हो सकता, यानी कि इसके जगह पे 1 डिग्री रख सकते हैं। 1 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 89 हो सकता है, 47 कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसके किसके बीच? 0 टू 90 डिग्री के, ठीक है। ये हो गया एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या है? एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। बस जो एग्जैक्टली जो 90 डिग्री होगा वही होगा राइट एंगल। 89 डिग्री अगर आ जाए तो 89 डिग्री क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर 91 डिग्री हो जाए तो भी ये राइट एंगल नहीं होगा, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज। तो एग्जैक्टली इसमें क्या बोल रहा है? 90 डिग्री जो होगा वही राइट एंगल होगा, तो 90 डिग्री के ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? तो ऑब्ट्यूज बोलेंगे। एन एंगल विच इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, कि क्या ऐसा एंगल जो कि क्या हो 90 और 180 डिग्री के बीच में हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एंगल होता है कि 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, क्या किसके किसके बीच हो? 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल जो था यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल जो था, ऑब्ट्यूज एंगल कहां से कहां तक था? तो ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में है ना। ऑब्ट्यूज एंगल कहां से कहां तक है? तो ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में है, यानी कि इसको बोल सकते हैं 91 डिग्री टू 179 डिग्री, है ना। इसके बीच में जो भी एंगल आपको मिल जाए उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। एग्जैक्टली अगर इसके बाद अगर मिल जाए 180 डिग्री, ठीक है, इसके बाद अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री मिल गया तो क्या होगा? वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज के बाद स्ट्रेट हो जाएगा एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे वो 180 डिग्री हो गया एग्जैक्टली, देखिए एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल, अगर एग्जैक्टली अगर 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और 180 उसके बाद 180 से लेके 360 के बीच में, ठीक है, 180 से लेके 360 के बीच में अगर कोई भी एंगल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि इसको बोल सकते हैं 181 डिग्री से लेकर के कहां तक? 359 डिग्री तक होगा जो होगा रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद सबसे लास्ट में आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। एग्जैक्टली इक्वल टू किसके? 360 डिग्री के, वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल। पूरा अगर एक सर्कल है ना, आपको पता होगा, अगर आप क्लास 9th में है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि एक सर्कल पूरा कितना होता है। तो एक सर्कल का पूरा होता है 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का ये होता है। तो ये पूरा क्या होता है? एक कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये ऐसे करके हम लोगों ने क्या है, ये जो 6-7 एंगल है उन सभी को हमने देख लिया। अब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब क्या है कि अलग अलग तो देख लिए, अब एक साथ देखते हैं क्या होता है ये चीजें। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल which have the sum of two angles as 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो ऐसा एंगल जिसका कि सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है, जिसको दो एंगल को ऐड करने पे कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। और सप्लीमेंट्री क्या होता है? एन एंगल आर यूज दोज which have the sum of two angles are 180 डिग्री। दैट मीन्स इसको समझते हैं, ये क्या है? अगर हम 43 और प्लस 47 कर रहे हैं, ये एंगल मिलकर कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। या फिर 45 प्लस 45 कर रहे हैं तो भी ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा।
54 प्लस 36 कर रहे हैं तो भी क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री क्या होगा, दो एंगल के जोड़ने से 180 डिग्री आ जाए, दैट मीन्स 91 डिग्री प्लस 89 डिग्री, ये हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा। क्या, ये सब हो जाएगा सप्लीमेंट्री। मतलब दो एंगल को ऐड करने से 90 डिग्री मिल जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर दो एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री मिल जाए कि स्ट्रेट एंगल बन जाए तो क्या होगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स, दो एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो देखिए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो एडजेसेंट एंगल इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, अगर कोई दो ऐसा एंगल है जिसका कि वर्टेक्स क्या है, सेम है, एंड दियर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन, और उसका एक आर्म क्या हो, कॉमन हो, देन दिस एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब कह सकते हैं कि आपका, अगर इसको मगही भाषा में समझे, मतलब बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझे तो अपना पड़ोसी, या कह सकते हैं कि अपना मतलब पटीदार बोल सकते हैं, है ना। जैसे होता है अक्सर ऐसा कई बार कि एक ही घर है और दो भाई हैं, तो जब उनमें एक समय के बाद जब उनका आपस में बंटवारा होता है तो बीच से सिर्फ एक लाइन दे दिया जाता है, तो लाइन के इस तरफ और लाइन के उस तरफ वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे। तो एंगल में देखिए ये एक एंगल रहा होगा कभी, ठीक है, कभी ये CAB कभी एक एंगल रहा होगा। अब इसका क्या है, इसमें क्या है, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया। अब ये दो एंगल बन गया, दो एंगल बनने के कारण कौन कौन सा एंगल वाला बन गया, CAD बन गया, और क्या बन गया, DAB बन गया। दो एंगल इसमें ड्रॉ हो गया। तो ये क्या है, ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है, एडजेसेंट है ना, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एडजेसेंट है। क्या, क्योंकि इसका क्या है, वर्टेक्स सेम है, अभी भी वर्टेक्स क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, और इसका एक कॉमन आर्म भी है, एक दीवार जो है इसका दोनों का कॉमन है ना, ये वाला एक कॉमन आर्म है, ये क्या है, एक कॉमन आर्म है, और ये वाला क्या हुआ, ये हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स हो और एक सेम वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, तो वो हो गया एडजेसेंट एंगल। अगर सपोज ऐसा है कोई एंगल बना होता है ऐसे, ठीक है, ये एंगल बना होता, तो क्या ये और ये एंगल एडजेसेंट होता, ये दोनों एडजेसेंट होता, एडजेसेंट तो नहीं, ये दोनों क्या है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं रहता। क्यों, क्योंकि इन दोनों का वर्टेक्स तो सेम है, लेकिन क्या है कि कॉमन आर्म नहीं है ना, ऐसा कोई ऐसा आर्म नहीं है जो इसका भी हो और इसका भी हो, ठीक है, तो ये एडजेसेंट नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए लीनियर पेयर वही चीज है, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स and one common arm but the arms which are not common are making a line, then these are called the linear pair of angles। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, क्या है वो स्ट्रेट लाइन है ना, COA क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इसको क्या है, यहाँ से इस लाइन से कहीं से एक रे ड्रॉ किया गया है B, ठीक है, OB एक लाइन ड्रॉ किया गया है। अब ये क्या कह रहा है कि इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, अब देखिए यहाँ पे दो एंगल्स है, सेम वर्टेक्स से है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन गया एक रे ड्रॉ करने की वजह से, तो इसमें क्या है कि वर्टेक्स सेम है और यहाँ पे दो एंगल ड्रॉ हो रहा है विथ वन कॉमन आर्म, और इसका आर्म भी क्या है, कॉमन है, आर मेकिंग अ लाइन, देन दीज आर कॉल्ड, और इन दोनों को ज्वाइन करने की वजह से क्या है, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का स्ट्रक्चर वो फॉर्म हो रहा है। तो ये जो पेयर है, ये जो दोनों एंगल का जो पेयर होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहीं पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, देखिए इसी में इसका एक ट्रांसवर्स भी दे देता है, इसी में एक इसका ट्रांसवर्स दे देता है कि ये बताइए कि अगर दो एंगल्स, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को पार्टीशन कर रहा है कि दो एंगल के मिलने से अगर एक लीनियर पेयर बने, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन बने, तो वो क्या होगा, तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट पे
दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, देन द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि जो अपोजिट एंगल होगा दैट मींस इस एंगल के इक्वल ये होगा और इस एंगल का इक्वल ये वाला एंगल हो, ठीक है ना। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी इक्वल होगा क्या, किसका, एंगल डी ओ बी का। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ए ओ डी इक्वल होगा किसका, एंगल सी ओ, ठीक है। ये एंगल इक्वल होगा इसका और ये एंगल इक्वल होगा इसका। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है हम लोग को देखना यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। यानी कि या तो एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट करेगी या नहीं इंटरसेक्ट करेगी। इसका क्या थ्योरी है उसको समझते हैं। देयर आर टू वेज टू ड्रॉ टू लाइंस, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके हैं लाइंस को ड्रॉ करने का। क्या क्या, अगर दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका दो तरीका है। क्या, एक तो या तो एक लाइन एक दूसरे को काटेगी या फिर कभी भी नहीं काटेगी, है ना। तो फर्स्ट क्या है, द लाइंस विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट्स इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हम दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और अगर एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे अगर लाइन एक दूसरे को अगर कट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को, तो अगर एक सर्टेन पॉइंट पे कट कर रही है या कहीं भी अगर कट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, उन दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन। और वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगी उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये दोनों लाइन कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड कंडीशन क्या है, द लाइंस व्हिच हैव नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई ऐसा दो लाइन जो कि कभी भी एक दूसरे को किसी भी साइड से, है ना, चाहे इस साइड जितना चाहो एक्सटेंड कर दो या उधर के साइड जितना चाहो दोनों लाइन को एक्सटेंड कर दो, उसके बावजूद भी क्या है, एक दूसरे को नहीं काटती, है ना। नेवर क्रॉस एट एनी पॉइंट, है ना, नेवर क्रॉस अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे लाइंस क्या होता है, दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसा लाइन क्या कहा जाएगा, तो पैरेलल लाइंस भी कहेंगे। एंड द कॉमन लेंथ बिटवीन टू लाइंस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। और ये क्या है, इन दोनों के बीच का किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा वो कॉमन डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स सेम ही होगा। जो यहाँ से P से R का डिस्टेंस है वही Q से R का डिस्टेंस यहाँ पे होगा। तो चलिए ये था ये दो तरीके के लाइंस के बारे में। उसके बाद क्या है, पेयर्स ऑफ एंगल्स एक्सियम्स। एक्सियम्स के बारे में कल पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक्सियम्स क्या होता है, मतलब दैट मीन्स ऑलरेडी प्रूव्ड डाटा, है ना। तो क्या है यहाँ पे क्या है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर एक रे है, कोई एक रे है जो क्या है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो किसी एक लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, then the sum of two adjacent angles formed by that ray is 180 degree। तो इसका क्या होगा, इसका जो दोनों एडजेसेंट एंगल होगा वो क्या बनाएगा आपस में, दोनों को ऐड करने के बाद 180 डिग्री को बनाएगा। This shows that the common arm of two angles is the ray which is standing on a line and the two adjacent angles are the linear pair of the angles। और यहाँ पे ये जो रे है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स को भी शो कर रहा है। एज द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स टू। अगर इन दोनों एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री होता है तो क्या है, ये दोनों आपस में क्या है 40 डिग्री और 140 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करने पे अगर 180 डिग्री मिल रहा है दैट मीन्स क्या है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी ये है, ये आपस में सप्लीमेंट्री है। इसी प्रकार अगर हम इसके बाद सेकंड एक्सियम्स देखते हैं, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री है, देन द आर्म्स व्हिच आर नॉट कॉमन ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ये क्या है, ये फर्स्ट वाले का रिवर्स है ना। कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, देन द आर्म्स व्हिच आर नॉट कॉमन, यानी कि कोई दो एंगल है, ठीक है ऐसा, और सपोज ये और ये कोई दो
एडजेसेंट एंगल है, और दोनों एडजेसेंट एंगल को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, यानी कि इसका नाम दे देते हैं ए, तो इसको वो रखते हैं और ये बी, ठीक है, और ये सी। अगर यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी और प्लस ए ओ सी, अगर दोनों को ऐड करने के बाद 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तभी तो एडजेसेंट होगा ना, कि जब दो एंगल को ऐड करने पर कितना आ जाए, दो एंगल को ऐड करने के बाद वो 180 डिग्री आ जाए तो लीनियर पेयर होगा, और साथ में क्या है, एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन आर्म क्या है, ओ बी, तो ये एडजेसेंट हुआ। तो दो एडजेसेंट एंगल को, यहाँ पे बोल रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल को ऐड करने पर अगर 180 डिग्री आ जा रहा है, देन द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन, दैट मीन्स नॉट कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म तो सिर्फ ओबी है, एओ और ओसी तो कॉमन आर्म नहीं हुआ ना, तो एओ बी अपना अलग बना रहा है और बी ओ सी अपना अलग बना रहा है, तो जो कॉमन आर्म नहीं होगा वो क्या होगा, वो एक लाइन रहेगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन आर्म है वो क्या, कॉमन आर्म जो नहीं है वो क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। इसके बाद है वर्टिकली, के बाद है ये हम कह सकते हैं, इसके बाद है जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थ्योरम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, उसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो फॉर्म्ड विल बी इक्वल। उसके बाद जो वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। आप ऐसा करके देख सकते हैं, आप दो पेन ले लीजिए और दो पेन को क्या करिए कि आप ऐसे क्रॉस रख के देख सकते हैं। आप इसको जितना ऐसे छोटा करिएगा, तो अगर ऊपर वाला छोटा करिएगा तो नीचे वाला भी छोटा होता जाएगा, और अगर जैसे नीचे का अगर एंगल ऐसे बड़ा करते जाइएगा तो वो भी बड़ा होगा। सपोज आपने दो पेन रखा है, पहले आपने इस सिचुएशन में रखा तो ये एंगल छोटा हुआ, तो ये भी छोटा। अब इस एंगल को बड़ा करते हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे रख देते हैं, तो ये एंगल बड़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी बड़ा हुआ। दैट मीन्स क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल भी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन वाला पोर्शन जितना है उतना ही ये है, यानी दैट मीन्स इसके बराबर ये है और इस एंगल के बराबर ये है। मतलब वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल है, या इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं, जो कोने का मतलब इस कोण का उल्टा क्या होगा, इधर का, ये दैट मीन्स ऑपोजिट जो कोण का जो एंगल है वो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये था। देखिए लाइन दो तरीके का, हमने कहा कि अगर दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका दो कंडीशन हो सकता है, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर इंटरसेक्ट नहीं किया तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और उसको पैरेलल लाइन भी बोलेंगे। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तब तो देख लीजिए कि दोनों जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं किया, ठीक है, अगर इंटरसेक्ट नहीं किया तो क्या बनाएगा, पैरेलल लाइंस ही बनाएगा। और अगर पैरेलल लाइंस बना, कोई दो लाइन ड्रॉ किया और पैरेलल लाइंस बना, और उसको एक किसी एक लाइन से उसको कट कराते हैं, वो दोनों पैरेलल लाइंस को किसी एक लाइन से कट करते, कोई एक ऐसा लाइन पास करता है जो कि इन दोनों लाइन को कट कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, है ना, ट्रांसवर्सल हो गया। इफ अ लाइन passes through two distinct lines and intersect them at distant points then this line is called transversal। अगर किसी दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन अगर कट करती है, तो या फिर ऐसे भी कहीं भी किसी भी तरीके का, अगर दो लाइंस को अगर कोई एक निश्चित लाइन, कोई एक ही लाइन सर्टेन लाइन अगर कट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, हेयर लाइन एल, वहां क्या है, यहाँ लाइन एल जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब देखिए, अब एक ट्रांसवर्सल के बाद कितना एंगल इसमें बना, सपोज ये इस कुछ इस तरीके से अगर लाइन क्रॉस कर दें, या फिर इस तरीके से भी लाइन क्रॉस कर दें, तो कितना एंगल बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, टोटल कितना एंगल बनेगा इसमें, लगभग 8 एंगल इसमें ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो 8 एंगल इसमें ड्रॉ हुआ, और इसमें आपको फिगर में दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें टोटल 8 एंगल्स ड्रॉ हुआ। अब देखिए अब इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है और इंटीरियर एंगल क्या है ना।
एक्सटीरियर इसमें अब ड्रॉ हुआ तो कुछ एक्सटीरियर एंगल्स बन गया और कुछ इंटीरियर एंगल्स बन गया। एक्सटीरियर एंगल क्या है? तो देखिए एक्सटीरियर एंगल का मतलब हो गया बाहरी, है ना, बाहर का कोण। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? बाहर का कोण, एक्सटीरियर। यानी बाहर का क्या क्या है? बाहर में तो 1 है, 2 है, और बाहर में 8 और 7। ठीक है, ये सब हो गया एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद क्या है? ये इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या हो गया? अंदर का कोण। अंदर का कोण, अंदर का कोण कौन कौन बना? तो देखिए दोनों लाइन के अंदर, अंदर कौन? 3, 4, 5 एंड 6, यानी 4 एक्सटीरियर और 4 इंटीरियर एंगल बना, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। यहाँ पे क्या है कि पेयर ऑफ एंगल बनता है जब एक ट्रांसवर्सल एक पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो किस तरीके का? तो देखिए सबसे पहला क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दैट मीन्स कि जैसा एंगल 1 होगा वैसा ही एंगल 5 होगा। जितना बड़ा एंगल 1 होगा वैसा ही सेम क्या होगा? एंगल 1 जैसा रहेगा सेम वैसा ही क्या होगा? एंगल 5 होगा। जैसा 2 रहेगा वैसा 6, जैसा 4 है वैसा 8, और जैसा 3 है वैसा क्या होगा? 7। ठीक है, जैसा 1 होगा वैसा ही 5 है, जैसा 2 है वैसा 6, जैसा 4 है वैसा 8, और जो एंगल 3 है वो कॉरेस्पॉन्डिंग किसका होगा? कॉरेस्पॉन्डेंस 7 का। ये है, दैट मीन्स इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा। 2 का हमेशा 6 होगा, 4 का 8 होगा, और 3 का 7 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें अब आपको थोड़ा सा देखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट देखने के लिए जैसे देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो आपका कुछ इस तरीके से ये फिगर बना हुआ था, है ना, इसी तरीके का फिगर था। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था एंगल 1, क्या है? यहाँ पे एंगल था, ये एंगल था, ये एंगल था, ऐसे था एंगल। और अब यहाँ पे क्या है? ये 1 है, 2 है, 3 था, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। इसी तरीके का फिगर आपका वहां पे बना हुआ था। अब क्या है? यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमने बताया कि इंटीरियर में 4 एंगल और एक्सटीरियर में 4 एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल में अल्टरनेट इंटीरियर दैट मीन्स कि 4 का अल्टरनेट क्या होगा? 4 का उल्टा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 3 का उल्टा 4। देखिए 4, जो एंगल 4 है उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल 6। 4 का अल्टरनेट इंटीरियर 6 और 3 का अल्टरनेट इंटीरियर 5। अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा? तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा? आप यहाँ पे फिगर से ही पता लगा सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है? एंगल 7 के बराबर हो सकता है। ठीक है, या फिर एंगल 3 के भी ये बराबर रहता है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर पूछ रहा है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर का एंगल। तो 1 का इक्वल क्या होगा? 7, और 2 का क्या होगा? 8। ठीक है, फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए जो इंटीरियर एंगल होगा सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल इसमें क्या क्या है? तो इंटीरियर एंगल इसमें है आपका, ये देखते हैं यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है वो क्या क्या है? तो इंटीरियर एंगल है 4, 3, 5 और 6। अब सेम साइड का बोल रहा है, किसका बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है सेम साइड का। तो सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल है वो है एक ही साइड, इस लाइन के इधर का लेफ्ट साइड हो गया। ये लेफ्ट साइड का क्या है? तो 4 और 5 है, यहाँ पे 3 और 6 है ना, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5। ये क्या है? एंगल 4 एंड एंगल 5 जो है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक ही साइड का दोनों इंटीरियर एंगल है। और यहाँ पे 3 और 6 जो है एक ही साइड का इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ट्रांसवर्सल एक्सियम्स, मतलब ट्रांसवर्सल होने पर जो मान्यताएं हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं उसको समझते हैं। देखिए इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर
एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है? तो सबसे पहले कहा गया कि ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अभी अभी मैंने आपको बताया क्या क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? ये होगा, है ना। वन का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो वन का कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा 5 होता है, और 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 6 होता है, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग 8 होता है, और 5 6 सॉरी यहाँ पे 7 लिखना चाहिए। 3 का ये वाला होगा, और 4 अगर रहेगा तो इसका ये होगा। ठीक है, तो देखिए ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। तो जो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? 5 है, तो दोनों क्या है आपस में? इक्वल है। यहाँ पे 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 6 है, तो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड है ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है? 3 4 5 एंड 6। अब अल्टरनेट इंटीरियर की बात की जाए तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? 6 होगा, और 4 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? तो 5 होगा। तो 3 का इक्वल 6 होगा हमेशा, और 4 का इक्वल होगा हमेशा 5 अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि है। इसके बाद है ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री। तो अगर एक ही साइड के अगर हम दोनों अगर इंटीरियर एंगल्स की बात करें, इंटीरियर एंगल सेम साइड कौन कौन है? 3 और 5 है, इधर 4 और 6 है। सेम साइड का इंटीरियर एंगल से दोनों का सम क्या होना चाहिए? हमेशा सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री दो एंगल्स के मिलने से अगर सप्लीमेंट्री बनता है तो कितना फॉर्म होता है? 180 डिग्री। अगर दो एंगल के मिलने से क्या है? 180 डिग्री बनेगा, उसी को सप्लीमेंट्री बोलेंगे ना। तो सेम साइड का जो एंगल होगा उसके ऐड करने से क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने से हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेगा। तो देखिए 3 और जो 5 है जो आपस में क्या है? सेम साइड का इंटीरियर एंगल है, और दोनों को ऐड करने से कितना बन रहा है? तो 180 डिग्री हो रहा है। सेकंड है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच अ वे दैट। अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर देता है दो लाइन को, तब क्या हो सकता है? तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन दिस टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होगा तो क्या होगा? दो लाइंस पैरेलल होगा। बस इसी का उल्टा यहाँ पे बता रहा है, ट्रांसवर्स यहाँ पे बता रहा है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में इक्वल होगा, जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है अगर आपस में इक्वल हैं, तो लाइन क्या होगा? वो वाला लाइन जिस लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल, तो वो दोनों लाइन क्या होगा? आपस में पैरेलल होगा। उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन टू लाइंस विल बी पैरेलल। अभी तो यहाँ पे बताया गया था कि अगर एक पैरेलल लाइन को अगर कट कर देता है अगर कोई एक ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा? कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसी को उल्टा करके पूछ रहा है, ये बता रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता है तो वो लाइन दोनों क्या होगा? आपस में पैरेलल होगा। तीसरा वही चीज है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, है ना। यहाँ पे तो बता रहा है ना कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर किसी ये पैरेलल लाइंस में अगर कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाता है और अगर उसका पेयर ऑफ सेम साइड का इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री होता है तो वो क्या होता है? हमेशा मतलब वो सप्लीमेंट्री होता है। अगर पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल से कट किया जाता है तो सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। अब यहाँ पे उसी चीज को उल्टा करके बता रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, मतलब जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल है, और अगर उन दोनों का सम कर देते हैं तो क्या हो रहा है? सप्लीमेंट्री हो रहा है। तो वो लाइन क्या होगा? जिस लाइन को वो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है वो लाइन क्या हो जाएगा? हमेशा पैरेलल होगा। ठीक है, अब इसी चीज को क्या है थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल क्या बताना है? एंगल यहाँ पे डी जी और एच को बताना है। इस एंगल को हम लोग को बताना है कि क्या होगा। तो ये ऐसे है, थोड़ा सा इसको अगर ऐसे रोटेट करके अगर हम लोग देखें तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो क्या है सॉल्यूशन? देखिए ए भी पैरेलल है, ए भी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, एंड ई एच क्या है? इस पे ई एच जो है एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ई बी एफ प्लस बी एफ जी, दैट मीन्स ई बी एफ और प्लस बी एफ जी, बी एफ और जी, ये बी एफ जी, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों जो इंटीरियर
तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपस में 180 डिग्री बनाएगा। तो बी एफ जी क्या हो जाएगा, बी एफ जी हो जाएगा आपका 47 डिग्री। अगर बी एफ जी अगर यहाँ पे 47 डिग्री हो जाएगा, बी एफ जी अगर ये एंगल अगर पता चल गया 47 है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी जी एच। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल के थ्रू अगर कट किया जाता है, एक ट्रांसवर्सल अगर इसको इंटरसेक्ट करती है, तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होगा, हमेशा इक्वल होता है। तो डी जी एच भी क्या हो जाएगा, वो भी 47 डिग्री होगा। अब देखिए इसमें जो एक और थ्योरी है वो क्या है कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन है और क्या है एक लाइन और ड्रॉ कर दिया जाए, तो अगर इस लाइन के पैरेलल अगर ये लाइन है, तो ये लाइन इस, तो सोचिए ये दो पैरेलल लाइन पहले से था हमारे पास, कोई एक लाइन ड्रॉ कर दे ऊपर या नीचे कहीं भी, और वो लाइन सपोज ये लाइन ए था, बी था, और ये नया लाइन सी हमने ड्रॉ कर दिया। अगर ये लाइन ए बी एक पैरेलल लाइन था पहले से, ठीक है, ए पैरेलल बी था पहले से, हमको पता है ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस। अब क्या है ए का पैरेलल अगर सी हो जाए, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे सी और बी भी आपस में पैरेलल होंगे। ये सेम वही कंडीशन है जो क्या है कि अगर ए का इक्वल अगर बी हो और बी का इक्वल अगर सी हो, तो ए का इक्वल सी होगा या नहीं, होगा ना। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। तो ए का इक्वल क्या होगा, सी होगा। सेम ऐसा ही कंडीशन है, अगर ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है और इसका पैरेलल अगर ये हो गया, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इस थ्योरी का यही मानना है। अब है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये लास्ट है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि ट्रायंगल के अंदर इसमें कहा गया सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग को ये पहले से पता है कि क्या होता है, किसी भी एंगल का इंटीरियर एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तीनों ही इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। यानी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात हम लोगों को पहले से पता है। तो देखिए इसके आधार पे यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इफ वी प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ a triangle then the exterior angle formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। यहाँ पे हम लोग को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर ये तीनों एंगल्स को अगर मिलाने से 180 डिग्री बन रहा था, ठीक है, अगर ये तीनों एंगल्स को मिलाने से 180 डिग्री बन रहा है, तो शायद अगर हम यहाँ तक ये ट्रायंगल तो इतना ही था, ठीक है, ये ट्रायंगल क्या है यहाँ से यहाँ तक था। अब अगर हम लोग इस लाइन को अगर यहाँ इस लाइन को अगर एक्सपेंड कर देते हैं इधर तक, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल का क्या है, इसका एडजेसेंट एंगल छोड़ के बाकी ऑपोजिट का जो दोनों एंगल है इन दोनों को सम कर देंगे। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी को ऐड करने से जो आएगा वो आएगा एंगल बी सी डी के बराबर। ठीक है, यानी इन दोनों एंगल को सम करने से ये तीसरा एंगल, ये जो लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं वो ये वाला एंगल मिलेगा। अगर नहीं तो समझिए इसको थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि इन दोनों के सम करने से कौन सा एंगल मिलेगा, ये वाला मिलेगा। अगर पूछ देता अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया होता, इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया होता, पूछता ये वाला ये एंगल क्या होगा, तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद जो मिलता वो ये हो जाता। अगर इस लाइन को एक्सटेंड करके पूछता कि ये एंगल कितना होगा, तो इन दोनों के सम करने से जो आता वो ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये था क्या, ये हो गया कि एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए दिया गया है, कुछ क्वेश्चन है कि एक्स और वाई यहाँ पे पता करने का है। तो ये दे दिया गया आपको ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल आपको दे दिया गया 42 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री और ये 42 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो सिर्फ हम लोग को क्या पता करना है, एंगल सी। एंगल सी पर क्या है, एंगल सी एक्स है ना, एंगल सी क्या है, एक्स है, तो उसके जगह पे हम लोग एक्स रख देते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का ए और बी का सम, और ये दोनों उधर चला जाएगा तो 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री और माइनस क्या है, इन दोनों का सम, यानी कि 30 डिग्री और प्लस 42 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस
क्या हो जाएगा 72 डिग्री। तो क्या आ गया एंगल x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 108 डिग्री। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं 108 डिग्री लिख सकते हैं इसके जगह पे, है ना। एंगल x कितना आ गया 108 डिग्री। अगर ये 108 हो गया तो ये y कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा। तो आपको पता है कि इस एंगल को छोड़ देना है, इस एंगल को छोड़कर जो इन दोनों का सम आएगा वो आएगा एंगल y। यानी कि एंगल y के लिए क्या अभी हमने बताया कि एंगल y के लिए एंगल a प्लस एंगल b। ठीक है, तो एंगल a प्लस बी हमको पता है, एंगल a प्लस बी कितना है 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x भी पता चल गया और एंगल y भी पता चल गया। क्या हो जाएगा ये 72 डिग्री। यही चीज यहाँ पे करके दिखाया गया कि x आया 108 डिग्री और y आया 72 डिग्री। तो चलिए आज का जो चैप्टर था लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें आपको इतना ही जानना था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पेशेंसफुली और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखे होंगे और आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।